धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि कंप्यूटर में आप अध्ययन कर रहे थे, आपने सॉफ्टवेयर के बारे में भी पढ़ा है और हार्डवेयर के बारे में भी पढ़ा है। आज उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए स्पेशल आज हम सॉफ्टवेयर के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आप देख रहे हैं कि सर्वप्रथम हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जो कंप्यूटर होता है और जो कंप्यूटर चलता है, आप जानते हैं कंप्यूटर एक्चुअली हमारा तो हार्डवेयर ही है, लेकिन उसमें जो चलता है वो सॉफ्टवेयर चलता है। तो पहले हम समझेंगे कि सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो कहा जाता है बहुत संक्षिप्त में कि जो प्रोग्रामों का समूह होता है उसको सॉफ्टवेयर कहा जाता है। अर्थात जो प्रोग्राम होता है और जो हम कंप्यूटर में चलाते हैं वही सॉफ्टवेयर होता है। दूसरी भाषा में कहा जाएगा कि सॉफ्टवेयर उन प्रोग्राम या निर्देशों के सामूहिक स्वरूप को, ध्यान दीजिएगा, यानी कि जो प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम में जो निर्देश होते हैं और वो निर्देश एक सामूहिक रूप में जो हम अपने हार्डवेयर पर कार्य करते हैं, और जो हमारा हार्डवेयर होता है उस हार्डवेयर पर जो हमारे निर्देश होते हैं वो क्रमबद्ध तरीके से हम उस पर हमारा निर्देश क्रमबद्ध कमांड के रूप में सेट होता है और उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा होगा कि सॉफ्टवेयर अब तो समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। प्रोग्रामों के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाता है, और जो प्रोग्राम होता है उन प्रोग्राम में निर्देशों का एक समूह होता है जो किसी भी हार्डवेयर पर लागू होता है, और उसी निर्देश जो दिया जाता है वो निर्देश एक क्रमबद्ध तरीके से सेट किया जाता है ताकि मेरा हार्डवेयर कंपोनेंट्स सही से काम कर सके और मशीनी भाषा समझ सके। यानी सॉफ्टवेयर का मुख्य कारण है हमारी जो बात है, यानी हमारा जो निर्देश है उसको मशीनी भाषा में कैसे प्रेजेंट किया जाए, मशीनी भाषा में कैसे समझाया जाए। ठीक है, और जो हार्डवेयर मशीनी भाषा को समझ जाता है या उसके निर्देशों का पालन करने लगता है वही सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, अब हम आज अध्ययन करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर होता है, कहा जाता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की प्रकार। मुख्यतः जो सॉफ्टवेयर होता है वो दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रकार के होते हैं, अभी हम जान जाएंगे क्या क्या होता है, लेकिन हम जानेंगे जो एक्चुअली रियल होता है वो सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा जो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यदि हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पूरे कंप्यूटर को नियंत्रित करता है, यानी चलाता है, कंट्रोल करता है। ठीक है, और उस सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सिस्टम सॉफ्टवेयर मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है कि पूरे कंप्यूटर सिस्टम को पूर्णतया नियंत्रित करना। ठीक है, और उसको दो भागों में बांटा गया है। यानी पहला है SUSS और दूसरा है MUSS। पहले मतलब समझ लेते हैं। SUSS का मतलब होता है सिंगल यूजर, ध्यान दीजिएगा, सिंगल यूजर। ठीक है, यहां पर आपका सिंगल यूजर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यानी सिंगल यूजर सिस्टम कहा जाता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम कहा जाता है। इसका मतलब है कि सिंगल यूजर, आपका नाम सुने होंगे, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, सिंगल का मतलब होता है एक, यानी एक व्यक्ति एक समय में एक ही कार्य करे उसको कहा जाता है SUSS, यानी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका पूरा नाम समझ लीजिए, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक यूजर एक समय में एक ही कार्य करे उसको सिंगल के अंतर्गत रखा जाता है। यहां पर है MUSS मतलब मल्टी यूजर। हम समझेंगे कि जो मल्टी यूजर होता है यानी एक व्यक्ति एक समय में कई कार्य को करता है तो वो आ जाता है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, इसका
सर्वोत्तम उदाहरण ध्यान दीजिए कि जो SUSS है उसका सर्वोत्तम उदाहरण है MS DOS। ठीक है, MS DOS का हम जिक्र करते हैं यहाँ पे। ठीक है, यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो पूर्णतया कमांड पर निर्भर होता है। ठीक है, यानी कमांड पर जब निर्भर होता है, उसमें कोई भी जब निर्देश दिया जाता है तो कमांडों के माध्यम से दी जाती है। और हमारा पूर्णतया MS DOS पर यदि हम काम कर रहे हैं तो एक समय में हम एक ही कार्य कर रहे हैं। और यदि हम USS की बात करते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो बताया गया है कि एक समय में कई कार्य को करना मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो जैसे इसका एग्जांपल हम मान लेते हैं, आपका विंडोज है, तो आप ध्यान दीजिए विंडोज तो दोनों चीजों पर आधारित होता है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी आधारित है और दूसरा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी आधारित है, जिसको सिंगल यूजर में CLI कहा जाता है। ठीक है, यानी कमांड लाइन इंटरफेस भी बोला जाता है। और MUSS यानी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका विंडोज जो है, विंडोज को जो सपोर्टिंग फाइल होती है, ध्यान दीजिए विंडोज का जो सपोर्टिंग फाइल होता है वो MS DOS होता है। यानी यदि MS DOS विंडोज में ना रहे तो विंडोज वर्क नहीं कर पाएगा। यानी हम समझ सकते हैं कि देखिए एक MS DOS का जो प्रभाव है विंडोज पर कितना बड़ा प्रभाव है। ठीक है, यानी विंडोज के जितने भी ऑप्शंस होते हैं, जो भी कार्य होता है, वो MS DOS उसको सपोर्ट करता है, मदद करता है। ठीक है, तभी विंडोज पर कार्य हम आसानी से कर ले जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत मल्टी यूजर के एग्जांपल में आप समझ सकते हैं, विंडोज है, लाइनक्स है। ठीक है, ये सब मल्टी यूजर है। ठीक है, आगे चलकर जब हम बात करते हैं और दूसरी भाषा में इसको समझ सकते हैं, दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में ऑलरेडी जुड़े होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, यहां पर हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत बड़ी भूमिका है। ध्यान दीजिएगा, हम बहुत बात करते हैं कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्व क्या है। तो आप जान लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम का महत्व क्या होता है। कहा जाता है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम दैट कंट्रोल्स कंप्यूटर सिस्टम एंड यूजर। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को कहा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्रामों का वह समूह होता है जो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को, दैट कंट्रोल्स कंप्यूटर सिस्टम एंड यूजर, क्या करता है, पूरे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल करता है और कंट्रोल करने के साथ साथ में यूजर को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है। ठीक है, और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम से जो आपके सामने दो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसी से ही उसका जन्म हुआ। हम ऐसे समझेंगे कैसे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार करते हैं, बनाते हैं, तो बनाने के दौरान क्या होता है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ सॉफ्टवेयर ऑलरेडी जुड़े होते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ द प्रोग्राम। ध्यान दीजिए, उसमें छोटे छोटे प्रोग्रामों का कलेक्शन होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, और वो छोटे छोटे प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में पहले से जुड़े होते हैं, यानी जो जुड़े होते हैं, उसको कहा जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऐसे समझ लो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में जो सॉफ्टवेयर जुड़ा होता है उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में नहीं जुड़ा होता है उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक ही टॉपिक्स है, पर आंसर इसका हाँ और ना में है। यदि यस है तो सिस्टम, यदि नो है तो एप्लीकेशन। सीधा समझो। अब हम आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे जैसे आपने नाम सुना है नोटपैड। नोटपैड क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आपने वर्डपैड का नाम सुना, वर्डपैड क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपने कैलकुलेटर का नाम सुना, कैलकुलेटर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर।
टेंट भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, इंटरनेट एक्सप्लोरर सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अब आप ध्यान दीजिए, कुछ गेम्स हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हम पहले ऑपरेटिंग सिस्टम को जब इंस्टॉलेशन करते हैं तो ये सब सॉफ्टवेयर स्वतः हो जाते हैं, स्वतः इंस्टॉल हो जाते हैं, ठीक है। और जो स्वतः हो जाते हैं वही तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत मुख्यतः आपका सबसे पहला जो आता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब दूसरा हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। कहा जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कि जब कोई उपयोगकर्ता यानी यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार किसी सॉफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करता है। यहां पर हम कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का ही जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि हम विभिन्न ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हैं जिसमें हम मोबाइल्स का प्रयोग करते हैं। मोबाइल्स में आपने बहुत सारे ऐप्स को डाउनलोड किया होगा, बहुत सारे ऐप्स को आपने रिमूव किया होगा, यानी जो हम इंस्टॉल करते हैं, जो हम उसमें अपने ऐप्स को अपने मोबाइल में डालते हैं तो उसको इंस्टॉलेशन बोलते हैं, जब हटाते हैं तो अनइंस्टॉल बोलते हैं। यानी यदि इसको टेक्निकल फॉर्मेट में कंप्यूटर से जोड़ते हैं तो इसको यहां पर एक नया नाम की उत्पत्ति होती है जिसको ऐड कहा जाता है, जब जोड़ते हैं, और जब हटाते हैं तो रिमूव कहा जाता है, ठीक है। तो चर्चा कर लेते हैं एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन जो होता है यानी जब कोई आवश्यकता अनुसार कोई यूजर अपने सिस्टम में किसी भी सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करता है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे उसको आवश्यकता है कि मुझे कोई अच्छा सा काम करना है, कुछ मुझे डीपीएस करना है, या कुछ मुझे ग्राफिक्स का बनाना है, या मुझे कोई डिक्शनरी की जरूरत है, ठीक है, या मुझे क्रोम की जरूरत है, गूगल फायरफॉक्स की जरूरत है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिसको जरूरत पड़ती है, ठीक है, और वो अपने सिस्टम में डाल रहा है, ठीक है, अपने उस डिवाइस कंपोनेंट में इंस्टॉलेशन कर रहा है क्योंकि उसको आवश्यकता है, तो वो हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं आगे चलकर। देखिए टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में आपने देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यहां पर डिफाइन किया गया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में बांटा गया, SUSS और दूसरा MUSS। अब हम एप्लीकेशन की बात करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। देखिए जिस प्रकार से हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में डिवाइड किया, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में और दूसरा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक उसी प्रकार से हमने डिफाइन किया कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उसमें सॉफ्टवेयर पैकेज होता है पहला नंबर, और दूसरा होता है लैंग्वेज। अब आप ध्यान दीजिएगा, काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन इट इज टू टाइप्स, यानी सॉफ्टवेयर पैकेज और दूसरा लैंग्वेज। अब हम सॉफ्टवेयर पैकेज की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर पैकेज होता क्या है तो जान लीजिए कि सॉफ्टवेयर पैकेज का मतलब होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जो उसके अंग ऑलरेडी उसमें जोड़ दिए जाते हैं, कुछ जुड़े होते हैं, वो सॉफ्टवेयर पैकेज के अंतर्गत आता है। जैसे आप ध्यान देंगे सबसे पहले DBMS, यहां पर देखिए DBMS का मतलब होता है यहां पर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का मतलब डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज आप लोग अध्ययन करते हैं MS एक्सेस का, ध्यान दीजिएगा। MS एक्सेस का हम जिक्र करते हैं तो MS एक्सेस में बताया जाता है कि जो MS एक्सेस होता है स्पेशल, वो DBMS के लिए ही बना हुआ है, ठीक है। किसी भी डेटाबेस को स्टोर करने के लिए इसमें बहुत प्रकार की डेटाबेस स्टोर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से सॉफ्टवेयर पैकेज के अंतर्गत बात करते हैं तो आपका आता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होता है? अकाउंटेंसी। ध्यान दीजिए, अकाउंटेंसी यहां पर बोला जाएगा, और अकाउंटेंसी का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट को दूसरे नाम से और जानते हैं MS एक्सेल के नाम से, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि MS एक्सेल मिलता कहां है और होता कहां है ये, तो ध्यान दीजिए MS एक्सेल जो होता है MS ऑफिस में के एक अंग है।
आपने देखा होगा कि एमएस ऑफिस जो होता है, इस एमएस ऑफिस के अंतर्गत छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेस, एमएस नोटबुक, ठीक है, नोटबुक, ठीक है। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि इसके एमएस ऑफिस के अंग हुए, ठीक है। तो उसी अंग में लिया गया है स्प्रेडशीट, ठीक है, जो स्प्रेडशीट का प्रयोग अकाउंटेंसी के लिए करते हैं, एक्सेल में प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट आपका है डीपीएस। डीपीएस का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ध्यान दीजिए, डीपीएस स्टैंड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर। यानी जब हम कभी किसी टेक्स्ट बुक को लिखते हैं या कोई मॉडल बनाते हैं तो हम डीपीएस के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है नेक्स्ट ग्राफिकल सॉफ्टवेयर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। जैसे ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं, जैसे प्रथम नंबर पे जब हम लेते हैं कोरल ड्रा। आपने कोरल ड्रा का नाम सुना होगा। कोरल ड्रा जो होता है ये ग्राफिकल सॉफ्टवेयर होता है, ग्राफिक्स के अंतर्गत होता है, जिसके माध्यम से हम अच्छे अच्छे चित्रों को बना सकते हैं, अच्छे अच्छे पोस्टरों को तैयार कर सकते हैं, जो कि किसके माध्यम से? कोरल ड्रा के माध्यम से, ठीक है। जैसे किसी का शादी विवाह होता है, जो कार्ड बनता है कोरल ड्रा से बनता है, अच्छे से, अच्छे तरीके से, ठीक है। ये सब काम हम ग्राफिकल सॉफ्टवेयर से करते हैं, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर से करते हैं। अब हम बात करते हैं डाटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। ध्यान दीजिए, जब किसी भी आंकड़े का संचरण होता है, ठीक है, और संचरण में बताया जाता है कि जब संचरण होने के दौरान, यानी डाटा कम्युनिकेशन संचरण कैसे? जैसे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर करना, या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर बात करना। जैसे एक मोबाइल मेरा है, एक मोबाइल किसी और का हो, हम कॉल कर देते हैं, हम बात करते हैं उनसे। तो आप जानते हैं कि अब हम थोड़ा सा इसमें अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं कि जो डाटा होता है मतलब आंकड़ा, ठीक है। और आंकड़े में आपने अध्ययन किया होगा, ध्यान दीजिएगा, आंकड़े में आपने अध्ययन किया होगा कि जैसे हम अपने मुख से किसी भी शब्द को यदि बोलते हैं तो बोलने के दौरान क्या होता है कि हमारे मुख से ध्वनियों का संप्रेषण होता है, ध्वनियों के माध्यम से बातचीत होता है, और ध्वनियों के मेल को क्या कहा जाता है? वर्ण, और वर्णों के मेल को शब्द। अब आप ध्यान दीजिए, ऐसे समझिए, जो ध्वनियों का मेल होता है वो वर्ण होता है, और वर्णों के जो मेल होते हैं वो शब्द होते हैं। इस प्रकार से जब हम कहीं बातचीत करते हैं तो बातचीत करने के दौरान हमारे ध्वनियों के माध्यम से संचरण होता है, बातचीत का संचरण होता है, यानी शब्दों को प्रेषित करते हैं। तो वो शब्द जो प्रेषित करते हैं तो वो आता है डाटा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, ठीक है। जहां तक मुझे समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि सभी लोगों को समझ में यहाँ तक आ गया होगा कि जो सॉफ्टवेयर पैकेज होता है, हमने सॉफ्टवेयर पैकेज के अकॉर्डिंग हमने 4-5 चीजों का अध्ययन किया। डीबीएमएस का अध्ययन किया, स्प्रेडशीट का अध्ययन किया, यहाँ पर डीपीएस का अध्ययन किया, और ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का अध्ययन किया। नेक्स्ट डाटा कम्युनिकेशन का भी अध्ययन किया यहाँ पे। अब हम चर्चा करते हैं लैंग्वेज की। अब आप ध्यान दीजिए, बोर्ड पे यहाँ पर लिखा गया लैंग्वेज, और लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, ठीक है। अब कंप्यूटर में आप जानते हैं कंप्यूटर भाषा, और कंप्यूटर किस भाषा को समझता है? ये ध्यान दीजिए, कंप्यूटर मशीनी भाषा को समझता है, और जब मशीनी भाषा को समझता है तो कंप्यूटर की जो मशीनी भाषाएं होती हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक होता है यल यल यल, और दूसरा होता है यच यल यल। अब आप ध्यान दीजिएगा, यल यल का मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज, यानी निम्न स्तरीय भाषा। हम समझेंगे, जब बच्चा छोटा होता है, जैसे 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, तो उसको क्या करते हैं? पहले हम ज्ञान देते हैं, अक्षर का पहचान कराते हैं, उसको सिखाते हैं कि ये बेटा ऐसे नहीं ऐसे बनता है, उसको हम सुधार करते हैं। वहीं से सुधार करना, डायरेक्टली कोई चीज नहीं सीख जाता है, ठीक है। हम उसको निम्न स्तर से चलते हैं। तो वैसे जब हमें कंप्यूटर में भाषाओं का अध्ययन करना होता है तो उसमें सर्वप्रथम हम निम्न स्तरीय भाषा के अनुसार काम करते हैं। उसको मैं छोटे छोटे कोडों को बताता हूं। जब बच्चा छोटे छोटे कोडों को उनको सीख जाता है, आगे चलकर वो बड़ा हो जाता है, तो वो अच्छे अच्छे
कोडिंग को अपने मन से स्वतः करने लगता है और अच्छे अच्छे कोडिंग के माध्यम से वो अपनी सॉफ्टवेयरों को तैयार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया निम्न स्तरीय भाषा में यानी लो लेवल लैंग्वेज, और लो लेवल लैंग्वेज में जैसे आपका आता है बेसिक, आपने नाम सुना होगा बेसिक का, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंटरेक्शन ऑफ कोड। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, इसमें नेक्स्ट है HLL, इसका मतलब होता है हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे मैंने बताया आपको कि पहले निम्न सिखाया जाता है, उसके बाद उच्च सिखाया जाता है, तो यहाँ पर उच्च स्तरीय भाषा की बात होती है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज की बात होती है। तो हाई लेवल की लैंग्वेज में यदि बात करते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज में सर्वप्रथम जो हमारी भाषा बनी है हाई लेवल लैंग्वेज में, वो है फोर्टान, FOR, अब आप ध्यान दीजिए FORTRAN, फोर्टान कहा जाता है जो प्रथम हाई लेवल लैंग्वेज है। और फोर्टान स्टैंड फॉर होता है, फोर्टान का पूरा नाम होता है फार्मूला ट्रांसलेटर। ध्यान दीजिएगा, फोर्टान का पूरा नाम क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेटर। अब फार्मूला ट्रांसलेटर प्रथम यानी प्रथम भाषा है, और प्रथम में कौन सा? उच्च स्तरीय भाषा है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं आगे चलकर। यहां पर देखा आपने कि लैंग्वेज को दो भागों में डिफाइन किया गया है। प्रथम हुआ लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा हो गया हाई लेवल लैंग्वेज। और अब क्या करते हैं, यहां पर हाई लेवल लैंग्वेज को डिफाइन किया गया दो भागों में, यानी कि जो ये भाषा है हाई लेवल लैंग्वेज में दो प्रकार की, एक हो गया प्रॉब्लम्स और नाइटेड लैंग्वेज, और दूसरा हो जाता है स्पेशल पर्पज लैंग्वेज। ठीक है, यानी स्पेशल पर्पज लैंग्वेज प्रॉब्लम्स और नाइटेड लैंग्वेज के अंतर्गत हमें समस्याएं जो होती हैं वो समस्याएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक तो हम बिजनेस करते हैं और दूसरा साइंटिफिक कोई रिसर्च करता है। हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई भी बिजनेस के अंतर्गत आता है। ठीक है, एक कॉमर्शियल के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिए, तो यानी बिजनेस है, हम कोई भी व्यवसाय करते हैं, यानी बिजनेस पर्पज मतलब व्यवसाय की दृष्टि से यदि हम कोई काम करते हैं तो वहां भी हमें समस्याएं होती हैं, और यदि हम कहीं कोई चीज का रिसर्च कर रहे हैं तो वहां भी मुझे समस्याएं होती हैं। तो जब समस्याएं ऐसी समस्याएं आपको होती हैं तो वो समस्याएं आपको माना जाता है प्रॉब्लम्स और नाइटेड लैंग्वेज के अंतर्गत, जिसमें विभिन्न तरीके से जैसे आप काम कर रहे हैं उस काम के अकॉर्डिंग समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए इसको यहाँ पर ऐसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, ये प्रॉब्लम्स देख को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक कोई रिसर्च कर रहा है, उसमें भी समस्याएं विभिन्न तरीके से आती हैं, कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम्स, कहीं सैटेलाइट का प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उसको भी देखकर वहां पर सॉल्व किया जाता है। देखिए, फिर नेक्स्ट है आपका स्पेशल पर्पज लैंग्वेज में, यानी विशेष उद्देश्य। ध्यान दीजिए, पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य और स्पेशल का मतलब विशेष, और लैंग्वेज का मतलब भाषा, यानी विशेष उद्देश्य के द्वारा हमारा जब काम किया जाता है कोई चीज, तो एक होता है पैकेज। इसको तीन भागों में डिफाइन किया गया है, पैकेज, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा कि आप अध्ययन कर रहे हैं स्पेशल पर्पज लैंग्वेज में। ठीक है, आप स्पेशल पर्पज लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हमने बताया कि इसमें तीन प्रकार के होते हैं, यानी पैकेज, और उसके बाद कंपाइलर, उसके बाद इंटरप्रेटर। अभी आपने पैकेज का अध्ययन कर लिया है, और पैकेज का अध्ययन करने के दौरान बताया गया, जैसे इस प्रकार से यहाँ पर पैकेज का नाम सुन रहे थे, वैसे ठीक पैकेज वहां पे है। अब मुझे समझना है कंपाइलर। कंपाइलर इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ठीक है, यदि हम लैंग्वेज में बात करते हैं तो लैंग्वेज में कंपाइलर का जो कार्य है, यानी काम के आधार पर कंपाइलर को दो भागों में डिफाइन किया गया है कि यदि कोई भी यूजर, कोई भी प्रोग्रामर अपने भाषा को, अपने प्रोग्राम को, अपने निर्देश को वो लिखता है, तो पहला नंबर उसको कंपाइलर जांच करता है। क्या करता है? जांच, यानी काम के आधार पे हमने बताया आपको कि कंपाइलर दो प्रकार से डिफाइन किया गया है, कंपाइलर को दो भागों में बांटा गया है। एक तो हो गया जांच करना, ठीक है, कि आप काम क्या कर रहे हैं। दूसरा होता है व्याकरण का जांच करना और त्रुटियों को सही करना। पहले नंबर पर आपके निर्देश को जांच करता है कि काम सही किए कि नहीं किए, और दूसरा नंबर ये करता है कि आपका जो आप प्रयोग कर रहे हैं क्या वो शब्द सही है या गलत है। सही यानी कि कह सकते हैं कि कंपाइलर का मतलब हो गया पूर्णतया आपके प्रोग्रामों को
एक ही बार में एग्जीक्यूशन करना, एक ही बार में रन करना कंपाइलर कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे कंपाइलर क्या होता है। यानी कोई भी प्रोग्राम आप एक बार लिख देते हैं तो कंपाइलर उसको एक ही बार में पूरा चेक करेगा और चेक करने के बाद उसमें जो भी त्रुटियां होंगी, जो भी गलतियां होंगी, उसको एक ही बार में शो करेगा। यानी इसका काम है पूर्णतः एक बार में शो करना। और ठीक उसी प्रकार से आपका जो इंटरप्रेटर है, और इंटरप्रेटर का मतलब होता है कि आपकी त्रुटियों को लाइन बाय लाइन चेक करना, यानी स्टेप बाय स्टेप चेक करना। ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो जो भी शब्द लिख रहे हैं आपका तुरंत गलती है तो तुरंत शो करेगा। यदि हम इंटरप्रेटर चेक करते हैं, इंटरप्रेटर के माध्यम से किसी भी प्रोग्राम्स को चेक करते हैं तो त्रुटियों को स्टेप बाय स्टेप चेक करता है और कंपाइलर एक ही बार में एग्जीक्यूशन करना है। दोनों में फर्क यही है, इंटरप्रेटर एक एक करके इंडिविजुअल फॉर्म में, और लेकिन कंपाइलर एक ही साथ। ओके, अब हम चर्चा करते हैं कि ये आपने अध्ययन किया टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। एक बार हम पुनः इसको आपके सामने क्लासिफिकेशन जो हमने किया है वो आपको एक बार पुनः समझा देते हैं कैसे कैसे हुआ है। देखिए, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर को दो प्रकार से डिफाइन किया गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को दो भागों में डिफाइन किया गया, SUSS में और दूसरा MUSS में। और उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को दो भागों में डिफाइन किया गया, जिसमें सॉफ्टवेयर पैकेज माना गया और दूसरा आपका लैंग्वेज को दो भागों में डिफाइन किया गया, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। और जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको दो भागों में डिफाइन किया गया, प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड लैंग्वेज और दूसरा स्पेशल पर्पज लैंग्वेज। अब आप ध्यान देंगे, जो प्रॉब्लम्स ओरिएंटेड लैंग्वेज है उसको दो भागों में डिफाइन किया गया, बिजनेस प्रॉब्लम्स और दूसरा साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। और उधर जो आपने अध्ययन किया स्पेशल पर्पज लैंग्वेज में आपने अध्ययन किया होगा पैकेज, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो हमने एक किसका अध्ययन कर रहे थे, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हम अध्ययन करेंगे पार्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, ध्यान दीजिए, पार्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, यानी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जो भाग हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ज्यादा विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि विस्तृत चर्चा करने के बाद आपका वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और आपको देखने में भी समस्याएं होंगी। ध्यान दीजिएगा, आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जो भाग हैं मुख्यतः चार भागों में बांटा गया है। पहला नंबर सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब आप थोड़ा सा चर्चा करेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो इसके फंक्शंस हैं, फंक्शन के आधार पर, कार्य के आधार पर सिस्टम में, ध्यान दीजिए, जब सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम कार्य को देखते हैं, किसको देखते हैं, फंक्शंस ऑफ वर्क। ठीक है, यानी हम कार्य को देखते हैं और कार्य को देखते किस प्रकार से है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, कौन कौन सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं, ठीक है, कैसे कर रहे हैं, इन सब का कार्य जो है देखने का सिस्टम सॉफ्टवेयर से किया जाता है। और एप्लीकेशन तो आप समझ रहे हैं, जो आप अपनी आवश्यकता अनुसार काम करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, प्रतियोगिताओं के दृष्टि से, जैसे कह सकते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बहुत चर्चे में है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है पहले हम समझेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम सर्विस सॉफ्टवेयर है। क्या है, अभी आपको नया शब्द मिल रहा है यहाँ पर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ये काम किया जाता है किसी भी चीज का मरम्मत करने के लिए, रिपेयरिंग करने के लिए, ठीक है, जैसे आप कहते हैं रिस्टोर करते हैं, बहुत सारे नाम देते हैं, यानी कि पुनः उसको नए तरीके से बनाते हैं। ये काम होता है यूटिलिटी के अंतर्गत। और यूटिलिटी में हमने आपको एग्जांपल दिया, जैसे पहला नंबर है फाइल मैनेजर, दूसरा नंबर है सॉर्ट, तीसरा नंबर है लोडर और चौथा नंबर है टेक्स्ट एडिटर। ऐसे जो है आपका फाइल मैनेजर, सॉर्ट और लोडर जो होता है, टेक्स्ट एडिटर, ये सब आते हैं यूटिलिटी के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें किसी भी चीज का मरम्मत करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर के अंतर्गत मतलब होता है सामान्य उद्देश्य के आधार पर। देखिए, यदि हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे जो उद्देश्य होते हैं दो होते हैं। एक तो सामान्य दृष्टि के लिए होता है और दूसरा जो विशेष दृष्टि के लिए होता है। यानी एक किसी कार्य को करना है और यदि हमें सिंगल
एक कार्य को सभी लोग से करवाता है। जैसे मैं वर्ड पे काम कर रहा हूँ, MS वर्ड पे काम कर रहा हूँ, तो MS वर्ड पर कार्य करने के दौरान क्या होता है कि सभी जितने हमारे पास स्टूडेंट हैं सभी लोग MS वर्ड पे काम करें। तो ऐसे कार्य सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन ये 10 स्टूडेंट हैं, 10 लोग वर्ड का प्रयोग करते हैं तब सामान्य होगा। लेकिन ये 10 स्टूडेंट में से 9 स्टूडेंट वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं और एक भी स्टूडेंट किसी अदर सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहा है तो वो हो जाएगा विशेष। क्या हो जाएगा? विशेष। ठीक है, अब इसके बाद हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट पढ़िए लेकिन अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।